उत्तराखंड में इस साल गर्मी ने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मैदान से लेकर पहाड़ी इलाकों तक हर जगह तापमान में भारी वृद्धि देखी जा रही है। मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है, जो सामान्य से 6 से 9 डिग्री सेल्सियस अधिक है। इस भीषण गर्मी से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। वहीं मौसम विभाग ने राज्य में लू और भीषण गर्मी की चेतावनी भी जारी की है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे धूप में निकलने से बचें और पर्याप्त पानी पिएं, ताकि डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तराखंड में भारी मात्रा में हो रहा पेड़ कटान भी इस बढ़ती गर्मी का एक प्रमुख कारण है। वन क्षेत्रों में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से पर्यावरण को गंभीर नुकसान हो रहा है और तापमान में वृद्धि हो रही है। पेड़ कटान के बावजूद प्रशासन इस समस्या को नजरअंदाज कर रहा है और इससे निपटने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। वहीं पेड़ कटान को रोकने और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रशासन की उदासीनता चिंता का विषय है। सरकार और प्रशासन को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और पेड़ कटान को रोकने के लिए कठोर कदम उठाने चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी भीषण गर्मी से बचा जा सके। वहीं वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत का कहना है कि उत्तराखंड में गर्मी के इस प्रकोप से निपटने के लिए सरकार और नागरिकों को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण ही हमें इस प्रकार की भीषण गर्मी से बचा सकते हैं। पेड़ लगाना और पेड़ कटान को रोकना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं। उत्तराखंड में जो गर्मी है वह अपनी चरम सीमा पर है। लगातार जो हीट वेव्स हैं वो आम जनता को झुलसा रही है। अब जनता अभी बाहर सड़क पर निकलने से कतरा रही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पारा उफान ले रहा है, लगातार पारा बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है तो कभी ज़्यादा। लेकिन स्थिति ये हो गई है क्योंकि लगातार जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर चार धाम यात्रा चल रही है और चार धाम यात्रा में भी जो श्रद्धालु हैं उनको गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार जो हीट वेव्स है वो लगातार उत्तराखंड में बढ़ रही हैं और हीट वेव्स के कारण काफ़ी नुकसान लोगों को हो रहा है। और आप देख सकते हैं लगातार जिस तरीके से यहाँ पर आम जनता है वो किस तरीके से घूम रही है। हालांकि यहाँ पर सड़कों पर जो सन्नाटा है वो पसरा हुआ है। यही वजह है कि लगातार जो हीट वेव्स हैं वो यहाँ पर बढ़ रही है। इन्हीं कारणों से लोग सड़कों पर नहीं आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रावत सर, किस तरीके से देखते हैं लगातार उत्तराखंड में हीट वेव्स बढ़ रही हैं? अब हीट वेव्स लगभग सारे देश में बढ़ रही हैं और आपने देखा होगा दिल्ली में टेम्परेचर उधर एक इलाके में 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया था और उत्तराखंड में देहरादून में 43-44 तक जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है उसमें है। तो ये स्थितियां हैं और ये समझिए इतनी गर्मी अगर होगी तो इसका क्या मनुष्य के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा, पर्यावरण पर इसका असर पड़ रहा है, वन्य जीवों पर इसका असर पड़ रहा है। बाकी जो सामान्य जीव हैं, आप जो कि रोमिंग जो सड़कों पर जानवर घूमते होंगे या और जीव होते हैं, कि वन्य जीव केवल जंगलों में ही नहीं होते हैं, बाकी गाँवों के बस्तियों के आसपास भी होते हैं, तो वो भी मर रहे हैं। बड़े पैमाने पर चिड़ियाएँ मर रही हैं, आपके जो क्रीपर हैं वो मर रहे हैं, बाकी सारे जीव जंतु कीड़े मकोड़े सारा विनाश हो रहा है। तो इतनी ज़्यादा हीट वेव, अभी इतनी हीट वेव होगी जितनी गर्मी होगी। अभी जो IMD ने जो आपका जो फोरकास्ट कर रखा था कि इस बार सामान्य से अधिक गर्मी होगी, तो हीट वेव तो दिख ही रही हैं, लेकिन सामान्य से अधिक गर्मी होगी तो सामान्य से अधिक बारिश भी होगी, क्योंकि ये बिल्कुल ये केवल यहाँ का उत्तराखंड का नहीं है, ये तो प्रशांत महासागर से लेकर यहाँ तक का है, जहाँ से बादल बनते हैं, जहाँ से मानसून बनते हैं, ये पूरा सिस्टम है। अभी इतनी गर्मी है, ये आपदा से कम नहीं है, लोग मर रहे हैं, उससे संकट में है। और जब बारिश आएगी, जब प्री मानसून होगा, तो आप कल्पना कर सकते हैं इतनी ज़्यादा बारिश भी होगी, क्योंकि जितना होगा समुद्र जो है ना, इवेपोरेशन उतना ज़्यादा होगा। इतना ज़्यादा होगा तो जो बादल आएंगे, जो हवाएं आएंगी, उसका नमी का लोड लेके ज़्यादा लोड लेके आएंगी और कितनी बरसेंगी, जो आपने देखा होगा 16-17 जून 2013 को कहीं ऐसा ना हो, ऐसी परिस्थितियाँ उत्तराखंड में न बन जाएं, तो ये हमें उम्मीद करें। सर, आपने प्री मानसून की बात कही है, आपने केदारनाथ आपदा की बात कही है, क्योंकि जिस तरीके से केदारनाथ में आपदा आई थी वो भी एक प्री मानसून था और उस दरमियान वह जो घटना थी, जो उस समय का जो दृश्य था वो भयावह बहुत दृश्य था। लेकिन अगर हम बात करें, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड में इस बार हीट वेव्स देखने को मिल रही हैं, लगातार जो पेड़ कट रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि एक तरफ लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं कि वृक्ष लगाओ, पेड़ बचाओ, लगातार
पौधे लगाए जा रहे हैं और एक तरफ लगातार पेड़ों का कटान हो रहा है। तो वहीं एक तरफ देहरादून में भी लगातार, क्योंकि एक देहरादून का जो एक मौसम हुआ करता था वो बड़ा सुहावना हुआ करता था, प्रत्येक सड़कों पर पेड़ ही पेड़ नजर आते थे। लेकिन अगर हम खलंगा की बात करें, क्योंकि वहां पर भी आंदोलन का जो दौर है, पेड़ों को बचाने का जो दौर है वो शुरू हो गया है, इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कभी देहरादून को मिनी हिंदुस्तान कहा जाता था, लघु भारत कहा जाता था। इसलिए कहा जाता था कि इसकी ताजी आबो हवा जो थी, इतना सुंदर यहाँ का वातावरण था, इतना सुंदर यहाँ का लैंडस्केप था, दृश्यावली थी, इतना ये दून वैली इतनी खूबसूरत थी, इतनी हरियाली इसमें थी। आज वो खत्म हो गई। आज 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 आप देखें, जहाँ तहाँ देखो कंक्रीट का जंगल आपको नजर आता, बिल्डिंग्स नजर आती हैं। जो चाल ताल खाल जो होते थे सब वो कॉलोनियों के नाम होते थे। जो यहाँ बाग हुआ, बगीचे हुआ करते थे, देहरादून के बगीचे हुआ करते थे, बहुत फेमस हुआ करते थे। जैसे आपने भंडारी बाग, माता वाला बाग, बम्बई बाग, ये कई मतलब दर्जनों बाग हुआ करते थे। वो बाग आज कॉलोनियों के नाम है। जो नाले खाले होते थे वो आज कॉलोनियों के नाम है। चोर खाला और खाला वो सारे गायब हो गए हैं। सड़कों के चौड़ीकरण के नाम पर आपने हजारों पेड़ पहले ही काट दिए हैं, ताकि साहब के यहाँ पर ट्रैफिक के लिए वो करने के लिए। और सुना है कि 250-300 पेड़ और काटने जा रहे हैं, जिधर थोड़ा हरियाली भी है। अब ये समझिए कि जो पेड़ अब कहीं पर आप सड़कों पर कहीं पर छाया आपको नहीं मिलती है। पहले छाया मिलती थी, माना ट्रैफिक जाम भी हो गया तो इतने होते थे कि छाया के नीचे लोग आराम मिलता था। कार वाला एसी चलाएगा, स्कूटर वाला, बाकी वाले मोटरसाइकिल वालों के लिए तो बिल्कुल नहीं चल पाता था। उसके अलावा जो 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 ग्रीनरी का मतलब वो कार्बन स्टॉक होता है। पेड़ आपका ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। उसमें क्या होता है कि वो कार्बन उसके अंदर होता है। कार्बन अंदर होता है तो फिर क्या होता है, वो कहते हैं ना फोटोसिंथेसिस होता है। सूरज की लाइट से क्लोरोफिल बनती, क्लोरोफिल से आपका फोटोसिंथेसिस से उसको पेड़ को खुराक मिलती है। वो उसका सिस्टम है। फोना और फ्लोरा का एक आपस में अंतः संबंध है, जीव और जीव जंतुओं और पेड़ पौधों का। तो पेड़ पौधे अगर इस तरह काटेंगे तो जीव जंतु कैसे आपका सरवाइव करेंगे? तो ये तो दूसरे जितने पेड़ काट करके आपने दून घाटी को गैस चैम्बर बना दिया। आप समझिए ना किस तरह से स्थितियां यहाँ पर हो चुकी है। सर, वनाग्नि को लेकर सर मैं आपसे कुछ वार्ता करूंगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हीट वेव्स बढ़ रही हैं और लगातार या यूं कहें कि हर साल यहाँ पर वनाग्नि के घटनाक्रम देखने को मिलते हैं। मैं सरकारों पर नहीं जाऊंगा, मैं शासन प्रशासन की बात करूंगा, वन की बात करूंगा, वन अधिकारियों की बात करूंगा। क्यों आखिरकार महज एक मुख्यालय में ये कागजों में बातें सिमट कर रह जाती हैं? क्यों आखिरकार ये अधिकारी जो हैं ये अपने काम को मकबूल तरीके से गति नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से वनाग्नि में जो लोग मरे हैं, वन कर्मी मरे हैं, क्यों उनको सुरक्षा की जो किटें हैं वो नहीं दी गई हैं? काफ़ी सारे ऐसे सवालात हैं जो जन्म दे रहे हैं एक दूसरे की चीज़ों को। किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि लगातार जो वनाग्नि वो बढ़ रही है? ये आग बुझाते हुए पहली बार वन कर्मियों की मौत नहीं हुई है, बहुत पहले से होती रही है। यही नहीं, जो गांव वाले भी जो आग बुझाते हुए, अपने कुछ दिन पहले एक नवविवाहिता थी, वो जल गई थी, मर गई है। उसके बाद पौड़ी में एक बार 7 लोग मर गए थे उसके चलते। तो हर साल कैजुअलिटीज होती हैं, हर साल ये लोग मारे जाते हैं, उनकी जानें चली जाती हैं जो आग बुझाने जाते हैं। लेकिन ऊपर देखो सिस्टम क्या है, इनके पास आग बुझाने का तरीका क्या है? वो झाँप, वो आपका पेड़ की टहनियाँ काटो, उससे आग बुझाने का मतलब वो तरीका है। आज तक आपके पास कोई आग बुझाने का जंगल, क्योंकि आपने जंगल की आग को प्राथमिकता दी ही नहीं। अब जब आग लग भी जाती है तो कहते हैं अरे हमारा तो कोई पेड़ नहीं जला। अरे पेड़ों के नीचे जो वनस्पतियाँ थी वो तो खाक हो गई। पेड़ों के नीचे जो जीवन था, जो कीड़े मकोड़े थे, जो क्रीपर्स थे, जो वो आपके कशेरू जो रीढ़ की हड्डी वाले थे, या वो थे जो मैमल्स थे, जो बाकी जो थे वो तो वो बनी थी, वो तो खत्म हो गए। वो तो जो मैमल्स जो दौड़ सकते थे वो कुछ दौड़े, लेकिन जो चारों तरफ से गिर गए वो कहाँ दौड़ेंगे? वो तो मर गए होंगे। वहाँ पर जो जैसे हिरन है, बाघ है और सारी चीज़ें हैं, वो तो वहीं से जल के मर गए होंगे। अब दूसरी बात, सारे स्रोत सूख गए हैं गर्मी की वजह से। पानी, एक तो चारा नहीं है, उनको हरी घास नहीं है जो जिंदा रह गए, ऊपर पीने के लिए पानी नहीं है जंगलों में, क्योंकि स्रोत जो थे सूख गए हैं। तो ये गंभीर संकट है।
दूसरा, पर्यावरण की दृष्टि से आप ये देखिए कि इतना जो धुआं निकल रहा है वो क्या कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कर रहा हो। वो जो कार्बन क्या इमिशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन हो रहा है, मीथेन गैस का इमिशन हो रहा है, मोनोऑक्साइड का इमिशन हो रहा है, वो कहाँ जा रहा है, वातावरण को दूषित कर रहा है। उसके बाद ये एक जो ब्लैक कार्बन होता है, जो ब्लैक कार्बन का अगर इमिशन होगा तो आप ये समझिए ये ज़्यादा खतरनाक है। ये आपका जो उसमें हवा में जाएगा तो ये किसे करेगा, इसे ग्लेशियर्स को इसका प्रभावित करेगा। ग्लेशियर जो मेल्ट हो रहे हैं, ग्लेशियर रिट्रीट कर रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, तो क्या होगा, वो ग्लेशियरों को एक तो पीछे जा रहे हैं, एक तो पिघलने से उनकी संख्या बढ़ रही है, दूसरा कई के आकार आपके बढ़ रहे हैं। तो आपने 2013 में देखा होगा, 2013 में क्या हुआ था, चोराबाड़ी लेक टूटी थी, तब तो केदारनाथ पर टूटा था। ऐसी कई जो झीलें हैं जो कि आपका जो जियोलॉजिकल सर्वे भी कहता है, और लोग भी कम से कम 13 इस तरह की झीलें बहुत खतरनाक स्थिति में जब कभी टूटेंगी, कोई भी टूटेगी तो बड़ा विनाश करेंगी। तो इस हीट वेव का, जंगलों के जलने का बहुत दूरगामी आपके असर इसके होंगे। लेकिन लोगों को न पर्यावरण की चिंता न कुछ की चिंता है, केवल बयानबाजी करते हैं, आपका अफसरों को इधर उधर कर दिया, बाकी कोई अपना एयर कंडीशन उसमें दफ्तरों में बैठ के अपने हुक्म चलाते हैं लोग, इसके अलावा कोई कुछ नहीं करता है। तो यही वजह है कि लगातार जिस तरीके से हीट वेव्स बढ़ रही है, उसका कहीं ना कहीं जो कारण है वो पर्यावरण पर नेगेटिव प्रभाव इसका देखने को मिल रहा है। लगातार जो आम जनमानस है वो हीट वेव के कारण सड़कों पर उतरने से भी कतरा रहे हैं। कैमरा पर्सन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ ही थे इत्यादि दस्तक टाइम्स, देहरादून।